तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 10 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं और हर एक प्रश्न के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट की जानकारी भी आपको देने वाले हैं, जिससे अगर इससे रिलेटेड अन्य प्रश्न आगे की शिफ्ट में आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। और आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो हमने वीडियो में कराए थे, जो 200 प्रश्नों की हमने मैराथन बनाई थी, 100 प्रश्नों की मैराथन बनाई थी, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं गया। सारे प्रश्न उसी वीडियो के अंदर से आए हैं। जो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर रखी है वो प्लेलिस्ट जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समय तो आपके पास में कम है। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसकी, तो उसके लिए हम आपको नीचे जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम 100% रियल प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एनवायरमेंट से शुरुआत करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना डिटेल में सॉल्यूशन आपको हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस कोई नहीं देने वाला यूट्यूब पर। हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रश्न लेकर के आ गए हैं और इसमें हमारी मदद की है जिन लोगों ने, उनके बारे में बता दें कि कौन कौन ने हमको यहाँ पर प्रश्न भेजे हैं और उनके कितने कितने नंबर आए हैं। तो राजा परिहार जी 98 नंबर इनके हैं। सोनम प्रजापति जी 115 नंबर हैं। सबसे हाई स्कोर हमको आज जो है 115 पता चला है। राहुल तोमर जी 93 हैं और सुधर शर्मा जी इनके 89 नंबर हैं। तो इन लोगों के द्वारा हमारे पास में जो है प्रश्न भेजे गए हैं। अगर आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है 7052547003, इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा अपने नाम के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम तुरंत ही लेकर के आने वाले हैं जैसे ही सेकंड शिफ्ट छूटेगी। सबसे पहले एनवायरनमेंट की बात करते हैं और आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हमने कराए थे जो सीधे एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप चाहेंगे तो आपको हम उसका पूरा प्रूफ भी दिखा देंगे, ठीक है। या जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है वो लोग अपने आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर देंगे कि हाँ सर ये प्रश्न आपने कराए थे अपनी प्लेलिस्ट में। एनवायरनमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला ही प्रश्न हमारा पढ़ा हुआ आ गया भाई, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। और ओजोन दिवस के बारे में पूरी डिटेल में हमने अपने पीडीएफ में आपको जानकारी दे रखी है। एनवायरनमेंट वाली जो हमने टॉप 100 कराई थी उसमें एनवायरनमेंट के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अभी देखते जाइए आप। तो 16 सितंबर को एनवायरनमेंट दिवस मतलब ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए पूरी जानकारी आपको ओजोन दिवस के बारे में बता देते हैं। इसकी थीम क्या है ये भी बता दें, क्योंकि यहां से रिलेटेड आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। कब? 1994 में। जो 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तिथि थी। तो याद रखना, ओजोन परत के लिए कौन सा प्रोटोकॉल था? पहली बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। इसी पर जब हस्ताक्षर किए गए थे तो कब किए गए थे? 16 सितंबर को किए गए थे। तो इसी डेट को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में घोषित करने की बात कही थी, ठीक है। तो यहां से आगे प्रश्न आपसे बन सकता है कि कौन सा प्रोटोकॉल है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखिए, वर्ष 2024 की थीम आपसे पूछ सकते हैं। तो याद रखना, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना, ये वर्ष 2024 की थीम है ओजोन दिवस की। इतने प्रश्न आपसे आगे बन सकते हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ये पूरा डिटेल मैंने आपको कराया था कि कब ये गैस त्रासदी हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री कौन था, ठीक है, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो गैस है उसका रिसाव हुआ था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम एमआईसी गैस कहते हैं, इसका रिसाव हुआ था, ठीक है। चलिए कुछ जानकारी और देख लीजिए जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो 2 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी का नाम भी याद रखना है, यह प्रश्न भी बन सकता है, कीटनाशक कारखाने से यह गैस लीक हुई थी। इस गैस के रिसाव से करीब 2000 से 3000 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका असर हुआ था। यह भारत की पहली बड़ी औद्योगिक आपदा थी और दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदा थी। अभी तक कोई भी औद्योगिक आपदा इतनी बड़ी नहीं हुई थी। अब यहाँ पर पूछता है कि भाई उस समय सीएम कौन थे। तो अर्जुन सिंह जो है वो उस समय सीएम थे, ये भी हमने बताया था। और ये प्रश्न आगे आपके एग्जाम में 101% पूछा जाएगा, आप याद रखना। अर्जुन सिंह उस समय सीएम थे। मिक गैस का रिसाव हुआ था, एमआईसी गैस का रिसाव हुआ था 1984 में, यह रिसाव हुआ था। चलिए, अब जो भी लोग यहाँ पर हमारी लगातार वीडियो देखे होंगे उनको इस समय बहुत खुशी हो रही होगी। हरित क्रांति का जनक डिटेल में पढ़ाया था। विश्व में हरित क्रांति किसने फैलाई, भारत में हरित क्रांति कौन लेकर के आया था, पूरा डिटेल में आपको बताया था। प्रश्न आ गया, देख लीजिए। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए देख लीजिए,
इस प्रश्न के बारे में। तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर मनकोम्बू संविसन स्वामीनाथन को माना जाता है। इनका फुल फॉर्म है एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे। उन्होंने कृषि क्षेत्र में कायाकल्प के लिए काम किया और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी देश देश को आत्मनिर्भरता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी एमएस स्वामीनाथन जी ने। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जब हरित क्रांति भारत में आई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। कब आई थी? तो 1966 और 67 में हरित क्रांति भारत में आई थी। कौन लेकर के आया था? एमएस स्वामीनाथन जी। विश्व में हरित क्रांति को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग महोदय को जाता है। यह प्रश्न भी 101% आपके एग्जाम में अगली शिफ्ट में देखने को मिलेगा। नॉर्मन बोरलॉग जी ने विश्व में हरित क्रांति को जो है फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये प्रश्न भी क्लियर हुआ। ये भी अपनी प्लेलिस्ट से ही आया हुआ है। आगे देखिए, शहरीकरण से वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी एनवायरनमेंट में कराया हुआ है, हालांकि अलग तरीके से हमने कराया था, लेकिन प्रश्न आ गया है। ऑप्शन इसके नहीं मिले हैं, लेकिन चलिए हम बता देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अगर शहरीकरण होगा। तो देखिए, सबसे पहले वनों की कटाई होगी। अगर शहरीकरण आप करेंगे, शहरों को बढ़ाएंगे, तो उसके लिए जमीन की आवश्यकता होगी, वनों को आपको काटना पड़ेगा। इनमें से कोई ऐसा ही एक ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, जैव विविधता में कमी होगी। भाई अगर वन कटेंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। तो शहरीकरण से वनों की कटाई होने की वजह से जैव विविधता की कमी होती है। जैव विविधता में लगातार कमी आती जाती रहती है। प्रजातियों में बदलाव, शहरीकरण से प्रजातियों की सीमा एवं अंतःक्रियाएं बदल सकती हैं। हर सब्जेक्ट बताने वाले हैं आपको। संस्कृत में क्या आया, बाल विकास में क्या आया, सब कुछ अपनी प्लेलिस्ट से ही आया है। नहीं तो आप पीडीएफ देख लेना, उसके बाद बताना हमको। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है? तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूरा डिटेल में आपको हमने सॉल्यूशन भी दिया है, पूरा डिटेल में हमने अपने पीडीएफ में जानकारी दी है। तो चलिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको बता देते हैं। अब ऑप्शन में दिया होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, एक कोई अलग होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कौन सी इसके अंतर्गत आती है। तो चलिए आपको ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बता देते हैं, और ग्रीन हाउस के बारे में डिटेल में आपको समझाया था। भाई जिन लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट लगातार पढ़ी है, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी भरोसा हो जाए कि हाँ, हमने इस चीज़ को पढ़ाया है। देखिए, तो ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ही पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अगर ये गैसें ना हो तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में पृथ्वी का टेम्परेचर कितना है? तो 15 डिग्री सेल्सियस है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से। देखिए, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो देख लीजिए। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, अगला है खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? कृषि से एक प्रश्न पूछा गया है। खरीफ और रबी के बारे में आपको हमने बताया था, कौन कौन सी फसलें खरीफ की हैं, कौन कौन सी रबी की हैं। प्रश्न पूछा खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? चलिए देख लेते हैं। तो जून और जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, आपको बताया था। अब पूरा डिटेल में जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो खरीफ की फसलें जून और जुलाई के महीने में बोई जाती हैं। मानसून की बारिश जून से शुरू होती है, जून से आपकी बारिश शुरू होती है, पता है, जो खरीफ की फसल के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। खरीफ की फसलें बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसलें होती हैं। इन फसलों की कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। ये प्रश्न भी बनेगा कि खरीफ की फसलें बोई जाती हैं जून जुलाई में, कब काटी जाती हैं? तो सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसलें काटी जाती हैं। कौन कौन सी प्रमुख खरीफ की फसलें हैं वो देख लीजिए। तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो आपको हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, कि कैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप टाइम बचा नहीं तो पीडीएफ ले लीजिए और आराम से पढ़ करके जाइए एग्जाम से पहले। चंद्रयान 2 के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया था। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य L1, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। तो चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था, यह आपसे पूछा गया है। तो हमने आपको बताया था चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम लैंडर है। ठीक है, अब चलिए पूरा बता देते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। देखिए, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। इसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के नाम पर रखा गया था। ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन में शामिल 3 मुख्य मॉड्यूल थे। कौन कौन से थे? तो चंद्र ऑर्बिटल था, विक्रम लैंडर था, और चंद्र रोवर था, जिसका नाम प्रज्ञान था। तो रोवर का नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा, रोवर का नाम अब प्रज्ञान था। ठीक है, तो विक्रम लैंडर था और रोवर कौन था? प्रज्ञान था। आगे आपके शिफ्ट में प्रज्ञान रोवर के बारे में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। लगातार आपको हम एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से देते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए कुछ और देख लीजिए चंद्रयान 2 के बारे में। तो 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। डेट भी आपसे आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत ने चांद की ओर अपना दूसरा कदम बढ़ाया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। यह भी याद रखना है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। किसकी मदद से? तो GSLV Mark 3 M1 की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। ये एक एक पॉइंट आपको देख करके जाना है। ठीक है,
20 अगस्त को चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया था। कब? 20 अगस्त को यह प्रवेश कर गया था चांद की कक्षा में। यह भी आपको याद रखना है। दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया था, यह भी हमने आपको अपनी प्लेलिस्ट में बता रखा है वीडियो में, ठीक है। चलिए, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम है, क्या नाम था? अब इन लोगों ने जो प्रश्न पूछा भेजा है, कुछ लोगों का कहना है कि सर ये जो है पैराग्राफ में था, कुछ लोगों का कहना है सर जीके में प्रश्न पूछा था, ईवीएस में। चलिए हम आपको बता देते हैं, कहीं भी प्रश्न पूछा हो। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था। चलिए देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से आध्यात्मिक जीवन और ज्ञान की शिक्षा ली। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया। स्वामी विवेकानंद जी जो है वो रामकृष्ण परमहंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और बाद में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की याद में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ये भी आपको याद होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हम ईवीएस में चल रहे हैं, इसके बाद आपको हिंदी दिखाएंगे, फिर आपको संस्कृत बताएंगे, उसके बाद में आपको बाल विकास, फिर मैथ के क्वेश्चन एज इट इज मिल गए हैं, मैथ के क्वेश्चन भी दिखा देंगे। देखिए, तो ज्यामिति के जनक कौन है, किसको ज्योमेट्री का जनक माना जाता है? तो यूक्लिड महोदय को ज्योमेट्री का जनक माना जाता है। ये भी आपको करा रखा है हमने अपने बाल विकास वाली उसमें पीडीएफ में। देखिए, तो यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। यूक्लिड ग्रीको रोमन पुरातनता से एक प्रमुख गणितज्ञ थे, ठीक है। तो यूक्लिड जो है वो ग्रीको रोमन एक गणितज्ञ थे। उन्होंने आकृतियों के बारे में सीखने के तरीके को ही बदल दिया था, तो इनको हम ज्योमेट्री का जनक कहते हैं। तो ये ईवीएस के जो प्रमुख प्रश्न थे जो हमारे पास में आए हैं, बाकी अन्य प्रश्न जब हमको आते रहेंगे तो हम अपने टेलीग्राम पर उसको शेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इतने प्रश्न मिले थे, इस लेवल का आपका आ रहा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सिंपल लेवल का आपका जो है ईवीएस आ रहा है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अब आप कहेंगे सर पीडीएफ हम कहाँ से प्राप्त करें, हमारे पास समय नहीं है, हम वीडियो पूरी देख नहीं सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो की प्लेलिस्ट हम इस पर टैग कर देंगे, प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हैं। एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें से सारे प्रश्न आ जाएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले। हमने पहले ही आपसे कहा था 90 नंबर तो आप उसी प्लेलिस्ट को देख करके ही ले आ सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर टाइम कम है तो आप उस प्लेलिस्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आपको एक जो है क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इस क्यूआर कोड पर मात्र 15 रुपए आपको सेंड करने हैं, ठीक है। 15 रुपए सेंड करने हैं और हमने जो आपको ये नंबर दे रखा है 7052547003, इस व्हाट्सएप पर आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। तुरंत आपके पास में लगभग 500 प्रश्नों की वो पीडीएफ है, वो आपके पास भेज दी जाएगी। उसमें आपको ईवीएस देखने को मिलेगा, बाल विकास के प्रश्न देखने को मिलेंगे, हिंदी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मैथ पेडागोजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रश्न आपको एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और चाहें तो पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। मात्र 15 रुपए में इस नंबर पर आपको जो है फ़ोन पे कर देना है या कोई भी ऐप से पे कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास 7052547003 इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हिंदी से शुरुआत करते हैं। भाई हिंदी में क्या-क्या देखने को मिला है? हिंदी में भी सारे प्रश्न अपने ही आए हुए हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, तो निर्बलता में कौन-सा उपसर्ग होगा? यह प्रश्न आपका पूछा गया है हिंदी में। उसके बाद तत्पुरुष समास के भेद पूरा पढ़ा रखा था, तत्पुरुष समास कौन-कौन से होते हैं, क्या-क्या होते हैं, ठीक है। इसमें द्विगु और कर्मधारय के बारे में पूछा गया था। उसके बाद में शीतलता में कौन-सा प्रत्यय लगा हुआ है? ता प्रत्यय है, ये पूछा गया था आज के प्रश्न में, ठीक है। ये भी देख लीजिए। विसर्ग संधि से एक प्रश्न पूछा गया है। भ्रष्टाचार का पर्यायवाची क्या होगा? यह प्रश्न आपका हिंदी में पूछा है। विश्वास का विलोम क्या होगा? यह प्रश्न पूछा गया है। अब हो सकता है उसमें धोखा दिया हो या फिर अविश्वास दिया हो, ठीक है। विश्वास का विलोम दिया गया था। मातृक छंद के 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे आज। मेघ आए वन ठन के, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो मानवीकरण अलंकार इसमें होगा। तो ये आपको सिंपल प्रश्न आपके हिंदी में पूछे गए हैं। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं या फिर पीडीएफ मंगा लीजिए और आराम से एक बार रिवाइज करके जाइएगा। आप आराम से, मैं गारंटी दे रहा हूँ, उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद में आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास के भी एक भी प्रश्न बाहर नहीं गए हैं। देखिए, 4 प्रश्न आपके लॉजिकल पूछे गए थे। जैसे हमने लॉजिकल प्रश्न आपको कराए हैं कि राम ऐसे यहाँ पर जाता है और वो रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा है, अगर उसको हम पार करा देंगे तो हमारे स्कूल में लेट हो जाएंगे तो क्या होगा। तो ऐसे लॉजिकल प्रश्न आपको हमने करा रखे हैं, लगभग 50 प्रश्न लॉजिकल वाले करा रखे हैं। वो कर लेंगे तो आप आसानी के साथ में बाल विकास में भी टेंशन फ्री रहेंगे। तो 4 प्रश्न लॉजिकल से आए थे। संवेदी गामक जो अवस्था होती है, इसे कौन सी अवस्था माना जाता है? पहली अवस्था माना जाता है। जीन पियाजे से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं और जीन पियाजे पूरा डिटेल में हमने करा रखा है, ठीक है। तो संवेदी गामक अवस्था को पहली अवस्था कहा जाता है, ये पूछा गया था। जीन पियाजे से 4 प्रश्न आज पूछे गए थे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे जीन पियाजे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड पूछा था, तो 2 से 7 वर्ष तक जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था रहती है, आपको करा रखा है। चारों अवस्थाएं आपकी करा रखी हैं जीन पियाजे महोदय की, ठीक है। स्कूल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये प्रश्न पूछा गया था। विकास की अवस्था से प्रश्न पूछा गया था कि गर्भावस्था की शुरुआत कहाँ से होती है? तो
जुम्बावस्था से गर्भावस्था की शुरुआत होती है और अवस्थाओं के बारे में पूरा विकास हमने आपको पढ़ा रखा है। विकास पढ़ करके जाना। यहाँ से 2 प्रश्न आज विकास से बने हैं। एक प्रश्न आपका बाल्यावस्था से भी बना हुआ था, ठीक है? शैशवावस्था में कौन-कौन से संवेग देखने को मिलते हैं? तो भय और प्रेम, ये 2 संवेग शैशवावस्था में देखने को मिलते हैं, ये भी आपको पढ़ा रखा है। पुनर्बलन के बारे में बता रखा है कि बाहर से जब हम सपोर्ट देते हैं तो पुनर्बलन कहते हैं। कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। स्किनर और हल महोदय ने पुनर्बलन पर ज़्यादा जोर दिया था। इन दोनों महोदय के बारे में बता रखे हैं, आपको पूरे प्रश्न करा रखे हैं, ठीक है? पावलोव के बारे में आपको करा रखा है, ठीक है? पावलोव का सिद्धांत पूछा था कि शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, वो किसका है? तो पावलोव महोदय का है, बता रखा है। समावेशी शिक्षा डिटेल में आपको करा रखी है। समावेशी शिक्षा, यहाँ से 4 प्रश्न आए थे और जो लॉजिकल वाले प्रश्न बता रहे हैं, उनमें से 2 प्रश्न जो है आपके समावेशी शिक्षा से पूछे गए थे। हमने आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि एक ही छत के नीचे अलग-अलग तरह के जो विद्यार्थी होते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं और इसमें क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो हमने आपको डिटेल में करा रखा है। आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है? व्यक्तिगत भिन्नता से एक प्रश्न पूछा गया था और एक प्रश्न आपका बुद्धि से पूछा गया था। बुद्धि के बारे में भी आपको करा रखा है। आगे बढ़ते हैं भाई, सीधे संस्कृत की ओर चलते हैं कि संस्कृत से कौन-कौन से प्रश्न देखने को मिले हैं। देखिए, तो 2 पैराग्राफ आपके संस्कृत से देखने को मिले हैं। एक आपका गद्य पैराग्राफ है और एक पद्य पैराग्राफ है। लगभग 6-6 प्रश्न जो हैं आपके पैराग्राफ से पूछे गए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो लकार से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, तो लकार अच्छे से पढ़ के जाइए। और क्वथ प्रत्यय जो होता है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है। और जो सानच प्रत्यय होता है, एक प्रश्न आपका सानच प्रत्यय से आया है, ठीक है? एक प्रश्न पूछा था संस्कृत में कि अगर शब्द के लास्ट में अन लगा हुआ है तो कौन सा प्रत्यय होगा, ये आपको बताना था। और विद्या ददाति, और ये विनियम जो है ये गायब कर दिया था, ठीक है? यहाँ पर डैश दे दिया था और बोला था कि बताइए 4 ऑप्शन में से आगे का कौन सा आएगा। तो आगे का आएगा विद्या ददाति डैश विनियम, तो विनियम उसका सही आंसर था। इस तरह का प्रश्न था। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये आपका संस्कृत में पूछा गया था। तो 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है, जिसमें संस्कृत को भी आपको जो है उसमें हिस्सा दिया गया है। तो ये कुछ इस तरह के प्रश्न आपके संस्कृत से पूछे जा रहे हैं। अब चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश के प्रश्न हमको मिले नहीं है। मुझे लगता है आज शायद इंग्लिश वालों का एग्जाम नहीं था। अगर कोई इंग्लिश वाला हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि आज इंग्लिश के प्रश्न आए थे या नहीं आए थे, ठीक है? चलिए, आप मैथ के कुछ प्रश्न बता देते हैं। एडिटिव प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए, अनुपात के लगभग 3 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं। सिंपल लेवल का आपका जो है मैथ आया था, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, क्वेश्चन था 1960 लीटर पानी और 860 ml तेल में क्या रेशियो बनेगा। तो आपको क्या करना रहेगा, जो है इसको रेशियो बराबर करना रहेगा, ठीक है? इसको भी आपको लीटर में चेंज करके और इसका आपको रेशियो निकाल देना है। आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी ज्योमेट्री के फाउंडर कौन है, आपको ऊपर बता चुके हैं, यूक्लिड महोदय ज्योमेट्री के फाउंडर हैं। 512 का घनमूल आया था भाई, कि 512 किसका घनमूल होता है? तो 8 का घनमूल होता है, आप सबको पता है, ठीक है? उसके बाद में 24 का घनमूल आया था। तो 24 का घनमूल क्या होता है आपका? 24 का वर्गमूल आया था, माफ कीजिएगा, 24 का वर्गमूल आया था। तो 576 24 का वर्गमूल होता है। अब कुछ ने बताया कि सर 576 दिया था और पूछा था कि वर्गमूल ये किसका है, तो 24 का है। और अगर 24 का वर्गमूल आया हो तो आप बता सकते हैं 576 24 का वर्गमूल होता है। एक प्रश्न आपका आया था, बेलन का क्षेत्रफल, मतलब बेलन का क्षेत्रफल दिया हुआ था और कहा था अगर त्रिज्या को हम 3 गुना कर दें तो बताइए इसकी लंबाई पर क्या फर्क पड़ेगा। ये प्रश्न आपका बेलन का आया था। उसके बाद में एक संख्या दी गई थी और बोला गया था, मतलब 4 संख्याएं आपको ऑप्शन में दी गई थी। बोला गया था 19 से भाग होने वाली कौन सी संख्या होगी, यानी 19 के विभाज्यता का नियम आपका पूछा गया था। उसके बाद में एक आपका रेशियो का प्रश्न था कि ए रेशियो बी जो है उसका अनुपात 2:3 है और बी रेशियो सी इसका अनुपात 4:5 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया था। सिंपल प्रश्न आए, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। 5 साल पहले पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 7:1 था। 5 साल बाद पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 3:1 हो जाता है। तो बताइए उनकी वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे, ठीक है? उसके बाद में 360 महीने और 2.5 वर्ष में क्या रेशियो होगा, यह आपको रेशियो वाला पूछा था। तो वही आपको जो महीने हैं इसको साल में चेंज कर दीजिए, या फिर ये साल दिया है इसको महीने में चेंज करके इसका रेशियो निकाल लीजिए। एक प्रश्न था, एक गाड़ी 10:30 बजे सुबह निकलती है और दोपहर में 3:20 पर अपने स्टेशन पर पहुंचती है। बताइए गाड़ी ने कुल कितने समय ट्रैवल किया है घंटे में, आपसे पूछा गया था, बता ही सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन का ये प्रश्न था, 15 - 3 + 10 × 5/5, इसको सॉल्व करके आप आंसर बताइएगा, ठीक है? उसके बाद में एक क्वेश्चन इस तरह से आया था, 5 × 5 + 35 + 35, इसका आंसर क्या होगा ये भी बताइएगा। और ए रेशियो बी 3:4 है, बी रेशियो सी 4:5 है। तो बताइएगा ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, ठीक है? तो आप जो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, इस नंबर पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर जो है इसको स्कैन कर लेना है, ठीक है?
और इस पर जो है ₹15 का मात्र पेमेंट करना है और ₹15 की स्क्रीनशॉट हमारे पास में भेज देना है। और नंबर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए 7052547003, इस पर आप सेंड कर दीजिएगा, आपको तुरंत सारी पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है। और आज के जो नंबर है वो कौन कौन से नंबर आए हैं देखिए, तो 85, 88, 86, 75, 115, 90 और 91, ये नंबर आज देखने को मिले हैं। इतने नंबर जो है आज छात्रों के आए हैं। तो आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार आपका लास्ट दिन तक हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं। ठीक है। तो इस नंबर पर आप मैसेज करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और एक क्विक रिवीजन उस पीडीएफ का करके जा सकते हैं और आराम से आप 90 प्लस स्कोर कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उसमें संस्कृत के जो है क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बाकी आपको इंग्लिश, हिंदी, बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन इतनी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में है कि आप 90 प्लस स्कोर आसानी के साथ में कर जाएंगे और मात्र 500 से 600 प्रश्नों की वो पीडीएफ है, तुरंत आपको भेज दी जाएगी। तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। और आपसे निवेदन है भाई, जिन लोगों का भी एग्जाम हो, वो लोग जितने भी प्रश्न आपको याद हो इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर कीजिएगा, 7052547003। और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।